हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हमने कुछ पिछली वीडियोस में अलग अलग एरिया, जो मैंने फर्स्ट वीडियो इसमें बताया था कि इसमें हमने क्या बताना है कि 1947 में इंडिया क्या था। अलग अलग सेक्टर्स हमने लिए हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में हमारा जो अब हम करेंगे वो है हमारा फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड हम डिटेल में कर चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। यहाँ फॉरेन ट्रेड के कुछ यहाँ क्लासिफिकेशन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ डाले हुए हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स आपके 4 मार्क्स के यहाँ बन सकते हैं। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है, इसको जो उसके फीचर्स हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब इन फीचर्स को हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे कि फीचर्स हमारे कैसे एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। अब एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, ये जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का किया था, वहां हमने कहा था, एक पॉइंट हमने किया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड हमारा उस समय सिर्फ इसके साथ था, ब्रिटेन के साथ। हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ। और कंट्रीज के साथ हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारा खत्म हो चुका था। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ब्रिटेन इंडस्ट्रियल हब बन चुका था, उसे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था अपने मैन्युफैक्चर आइटम्स का। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और हमारे सिल्क के कपड़े, ये सब इनका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल में इस तरह की पॉलिसीज अपनाई गई कि जो इंडिया है वो हमारा मेन जो एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी गुड्स। और प्राइमरी गुड्स में क्या था, कॉटन, जूट, उसके बाद एक सब्सटेंस मैंने आपको एग्रीकल्चर आइटम में भी बताया था, इंडिको, रॉ सिल्क, वूल, ये सब चीजें जो थी इनको एक्सपोर्टर बने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि मोर चीजों का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते थे। जो ब्रिटेन है उसने डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी को अडॉप्ट किया। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी कैसे अडॉप्ट की कि अगर यहाँ से प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता तो वो ड्यूटी फ्री होता था। ड्यूटी फ्री होने का मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ से कोई भी जो आपका मैन्युफैक्चर आइटम का अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता, कोई एक्सपोर्टर करता, तो उसके ऊपर हैवी जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज कर दी जाती, तो वो चीज़ें जाके विदेशों में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती, तो कोई उनको खरीदता नहीं था। धीरे धीरे वो सारा हमारे जो ट्रेड है वो तो सारा खत्म ही हो गया। ये चीज़ हमने इंडस्ट्रियल में भी किया था। तो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम थे उनका एक्सपोर्ट खत्म हो गया और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है प्राइमरी गुड्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो चुका था। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे 70 से 80% जो एक्सपोर्ट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइमरी गुड्स थे। उसके बाद दूसरा हमारा इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या है, फिनिश्ड गुड्स का, वहाँ से बनी बनाई चीज़ें, जैसे कॉटन और जूट से कपड़े बनाए गए, कपड़े बना के वहाँ से बने बनाए कपड़े हमारे देश में आते, वो जो है ब्रिटेन हमें बेचता। अब ये भी क्या था, ब्रिटेन से जो सामान आता था वो फिर ड्यूटी फ्री था। तो इस डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी अपनाई गई, टैरिफ पॉलिसी, इससे क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ किस तक सीमित रह गया, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स और इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। थर्ड, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस अभी आपने जब मैक्रो किया था, मैक्रो में हमने किया था एक चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा था। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने 2 चीजें कहा था, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कब होता है, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इंपोर्ट्स हमारे कम हैं। इंपोर्ट्स हमारे कम हैं तो इंपोर्ट्स में हमें कम फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़े, तो इससे हमारे पास बहुत सरप्लस बच रहा था फॉरेन करेंसी। आज हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं है, आज हमारा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस एक कंट्री के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होती है।
आज इंडियन गवर्नमेंट कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन हम ट्रेड सरप्लस को नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास ट्रेड सरप्लस था, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे और इम्पोर्ट्स हमारे बहुत कम थे। तो हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेस कर रहे थे। फेवरेबल ट्रेड जो हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेस कर रहे थे, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा बच रहा था। अब ये पैसा क्यों बच रहा था? देखो, इंपोर्ट्स और मैन्युफैक्चर आइटम्स का कर रहे थे, लेकिन इंडिया के इस समय जो पर कैपिटा इनकम में बिल्कुल डाउन जा रहा है। एक सोसाइटी का एक ही क्लास थी जो बाहर से बने बनाए सामान की डिमांड कर रहे थे, और तो लोगों के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं था, मैन्युफैक्चर आइटम कहाँ से थे? तो जो बाहर से फिनिश्ड आइटम्स का जो हम इंपोर्ट्स कर रहे थे वो बहुत कम क्वांटिटी में था क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। अब आप कहोगे हैंडीक्राफ्ट आइटम की डिमांड नहीं, इनकी डिमांड नहीं, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा होगा तो लोग डिमांड करेंगे। अब पैसा नहीं था तो बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा था मैन्युफैक्चर आइटम्स का, जिसमें कपड़े वगैरह थे, उसकी डिमांड थी नहीं। लेकिन ब्रिटेन ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहा था, तो उसको अपनी फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए और वो जबरदस्ती रॉ मटेरियल किसानों से उगवाया जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही रहे थे लेकिन इंपोर्ट्स हमारे बहुत कम थे। ट्रेड सरप्लस किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बहुत अच्छी पोजीशन होती है ट्रेड सरप्लस। लेकिन उस समय ट्रेड सरप्लस था बट नॉट बेनिफिशियल टू इंडियंस। ये जो बेनिफिट था, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर द इंपोर्ट्स, इससे क्या हो रहा था कि ये जो बेनिफिट था ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस ट्रेड सरप्लस का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने हमारे ड्रेन को, हमारे धन को, हमारी संपत्ति को ब्रिटेन की तरफ भेजने में करती थी। ट्रेड सरप्लस हमारे लिए बेनिफिशियल कब होता है कि जो सरप्लस में पैसा बच रहा है, इस पैसे का यूज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए किया जाता, लेकिन इसका कोई भी यूज इन पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यूज कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्टेट सरप्लस का यूज कर रही थी, वो किसके लिए? अपने आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए, इंडिया में आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए। और इंडिया में आर्मी एक्सपेंड हुई तो आप देखिए उसका फिर क्या हुआ, इंडिया के लिए तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। आर्मी एक्सपेंड करके फिर क्या हुआ, इंडियंस के ऊपर ही जुल्म जो है वो किए गए, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो अपनी आर्मी को एक्सपेंड करने में पैसा करते, या जो यहाँ इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, उनके रहन सहन के ऊपर, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए पैसा खर्च किया जाता, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अपने फायदे के लिए, उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इसका यूज किया जाता। तो हमारे यहाँ से जो सारा पैसा है, जो एक्सपोर्ट सरप्लस के रूप में सारा पैसा होता था, वो सारा पैसा किसी न किसी फॉर्म में ब्रिटेन में ही पहुंच जाता था। ब्रिटेन में पहुंच जाता था तो उसका यूज इंडिया के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया तो जो है गरीब था और गरीब ही रहा, जिसका धन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में जाता रहा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन ट्रेड में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें, एफडीआई वगैरह, जो ब्रिटिश कैपिटल थी, ब्रिटिश कैपिटल फॉर्म में इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। हालांकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा किसके लिए हुआ, ब्रिटिश ने, जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटेन ने जो अपने बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की। रोड, अगले पॉइंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे हम डिटेल में करेंगे इसको। ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसमें किया गया? इन्वेस्टमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया रोड में, रेलवे में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया गया, या यहाँ पे जो इस तरह की फैक्ट्रीज डेवलप करने में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हो। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी किसके लिए फायदे के लिए था? वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके फायदे के लिए था? वो था इंडियन के फायदे के लिए ना होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फायदे में था। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ देखें, फॉरेन ट्रेड की जो पोजीशन है वो भी हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत खराब थी, क्योंकि ये जो फॉरेन ट्रेड था इसका मोनोपोली कंट्रोल सिर्फ ब्रिटेन का था। इसमें एक पॉइंट और आप बना सकते हो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ ही हमारा करीब 70 से 80% ट्रेड जो है वो ब्रिटेन के साथ होता है। 70 से 80% जो व्यापार है वो ब्रिटेन के साथ है। अब दूसरे देश ऐसा नहीं है कि हमसे व्यापार करना ही नहीं चाहते,
दूसरे देश हमसे ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन वो ट्रेड क्या होता था, वो डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी से उस ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ से ब्रिटेन रॉ मटेरियल जा रहा है ड्यूटी फ्री, लेकिन अगर मान लीजिएगा किसी दूसरे देश जापान में अगर मान लो रॉ मटेरियल भेजना है, यहाँ का कोई एक्सपोर्टर ये सोचे कि जापान में मुझे हाई मतलब अच्छी कॉस्ट मिल रही है मुझे मेरे सामान की, तो मैं अपना रॉ मटेरियल जापान भेज दूँ। तो अगर आप जापान में सामान भेज रहे हो तो जापान में 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब 50% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब अगर 100 रुपये का सामान है ब्रिटेन में तो 100 का 100 में ही पहुंचेगा, और जापान वालों को सामान मिलेगा 100 के ऊपर 50% आपकी टैक्स ड्यूटी लगे, तो कितना ज़्यादा महंगा वो सामान होगा, 50 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा, तो वो 100 की बजाय 150 का हो गया। तो आप ये बताओ जापान हमसे रॉ मटेरियल क्यों मंगवाया? तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग जो पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ एक और एक सिर्फ किस तक सीमित रह गया, वो सिर्फ हमारा जो सीमित रह गया वो लिमिटेड आइटम्स और लिमिटेड कंट्री। लिमिटेड कंट्री में ब्रिटेन, और लिमिटेड आइटम्स में हमारे पास क्या था, जूट, टी, कॉटन टेक्सटाइल, ये सब चीज़ों का जो था वो हमारे चीज़ों में कॉटन, जूट, इनका आप उस समय 54.8% इन 3 आइटम का था, जूट, टी एंड कॉटन। मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते थे 54.8% सिर्फ इन आइटम्स का। तो जब इन आइटम्स का था तो आप कह सकते हो कि इंडिया में से ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉरेन ट्रेड के रूप में बहुत ज्यादा हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हमारे धन की निकासी किसी ना किसी फॉर्म में, वो ब्रिटेन जो है ब्रिटेन को रिच बनाते चले गए, और इंडिया जो है वो यहाँ से उसमें फॉरेन ट्रेड की फॉर्म में इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपसे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। अगला टॉपिक इसमें हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको कहा वैसे धीरे धीरे हमें टॉपिक करने हैं और ये आपको बेस पता होना चाहिए, और बेस के बाद हम एक क्वेश्चन कंक्लूजन फॉर्म में करेंगे। जो ये सारे पॉइंट्स हमने किए हैं वो सारे पॉइंट्स उसमें आपके पास मिक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा किस फॉर्म में था। तो क्वेश्चन आपके पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या क्या करना है वो पॉइंट्स मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, और फिर एक एक पॉइंट को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ 4 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपके पास जो है अलग से जो एक एक चीज है वो भी आपके पास आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या करना है, रोड, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जिसमें हम टेलीग्राम और फोन वगैरह की बात करेंगे, ये पोजीशन हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंडियन इकोनॉमी में बहुत डिटेल में करेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम करेंगे। पूरा आपका जो करंट चैलेंज है सेकंड यूनिट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अलग से चैप्टर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उस समय देश का 1947 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को छोड़ा तो उस समय देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी चीज़ें नई भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मेन जो फोकस कर रहे थे वो हमारा रोड, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम करेंगे, और ये 5 पॉइंट्स में पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक एक पॉइंट आपके पास अलग अलग आ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे रोड कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूल है, उसके दौरान इंडिया में रोड की क्या पोजीशन रही। इंडिया में जो रोड हमारे पास जो है उस समय अगर हम देखें, रोड जो है एक पॉजिटिव पॉइंट आता है ब्रिटिश रूल का। हालांकि इसके पीछे मोटिव अंग्रेजों का सिर्फ और सिर्फ अपना ही बेनिफिट था। उन्होंने जो रोड डेवलप की, रोड डेवलप करने से आपके पास जो रोड डेवलप हुई, उस रोड का जो मोटिव है, इस पैनल में इसको यहाँ ठीक कर रही हूँ, रोड में एक उस समय जो मोटिव है रोड का मोटिव क्या था
सिर्फ ब्रिटिश रूल को डेवलप करना। रोड डेवलप होंगी तो वो अपनी आर्मी को बहुत फास्टली भेज सकते हैं। ब्रिटेन से जो बना हुआ सामान था उसको फास्टली पूरे देश में फैला सकते हैं, पूरे देश में उसकी सप्लाई कर सकते हैं, अपने आर्मी ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेज सकते हैं। तो उनका मोटिव रोड को डेवलप करने का जो था वो अपना वेलफेयर था, लेकिन आप ये देखिए वो हमारे लिए थोड़ा बहुत तो बेनिफिशियल रहा। 1947 में जब ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी मिली तो रोड तो वो अपने साथ नहीं लेके गए, रोड तो यही रही। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमें रोड का एक बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद और ब्रिटिश रूल के जाने से पहले इसके दौरान रोड जो है वो रोड डेवलप हुई। तो रोड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छी फॉर्म में मिला। इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आप देखिए जनरली हमारे नेगेटिव इफेक्ट ही आ रहे हैं हर जगह। एग्रीकल्चर को उन्होंने बर्बाद किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें बर्बाद किया, उसके बाद फॉरेन ट्रेड में आपने देखा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिश रूल के कई पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उसमें ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं। जैसे इसमें कलकत्ता से दिल्ली को मिलाने वाली रोड का निर्माण किया गया, पहले नहीं थी क्योंकि कलकत्ता पुरानी राजधानी थी, फिर उनको अगर दिल्ली आना जाना था तो उसके बाद जो है उनको व्हीकल्स को चेंज करना था। तो जैसे कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ने वाली जो रोड है 1839 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड बनाई है। इससे क्या हुआ, इससे कलकत्ता से दिल्ली जाना आसान हो गया। तो एक रोड हमें बहुत डेवलप वे में हमें मिली थी 1947। इससे क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ रोड को डेवलप करने का, इससे आर्मी जो है बहुत ईजिली मोबाइल हो गई। पोस्टल कम्युनिकेशन बढ़ा, ये हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन पोस्टल सर्विस से जो डाक सेवाएं हैं उनका विस्तार हुआ रोड बनने से। रॉ मटेरियल जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। लेकिन ये जो रोड है, ये जो डेवलप की गई ये रोड सिर्फ और सिर्फ जो मेट्रो सिटी जिनको हम आज कहते हैं, उस समय तो मेट्रो सिटी का नाम नहीं था, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं ये रोड सिर्फ उनमें डेवलप हुई। आप ये देखिए रूरल एरियाज में तो अंग्रेजों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। रूरल एरिया की तो रोड का आप आज भी हालत देख सकते हो। तो 1947 में तो आप सोच ही सकते हो कि रूरल एरियाज की जो रोड है वो कैसी, उस समय गांव मतलब कच्ची पकड़नी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने मेट्रो सिटी जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो जरूर रोड का निर्माण किया, लेकिन जो आपके विलेजेस थे, रूरल एरिया था जिसमें 80% भारत बसता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियंस की तरफ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं थी। जो वो काम करते थे वो सिर्फ किसके लिए करते थे, अपने बेनिफिट के लिए। तो शहरों में सड़कों का बनाना उनके अपने बेनिफिट के लिए होता था, तो रूरल एरियाज में रोड का कोई निर्माण नहीं हुआ। रेलवे का आपको पता है सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट रहा वो रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेलवे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले तो रेलवे इंडिया में थी नहीं। उस समय जो आपके ब्रिटेन और ये देश थे वहां रेलवे चल चुकी थी, लेकिन इंडिया में जो रेलवे चली वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे जो चली वो रेलवे चली किसके कारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण। इन्होंने 1850 में ट्रेन बनाना शुरू किया, पटरी वगैरह बिछानी शुरू की, और जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है उसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां तक चली, कितने किलोमीटर चली और कब चली। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में 16 अप्रैल 1853। दोबारा डेटा बोल रही हूं मैं, नोट कर लीजिए, ये 1 मार्क में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली बॉम्बे से थाने। उस समय उसका नाम बॉम्बे नहीं था, उस टाइम उसका नाम था बोरबंदर। बॉम्बे में है जगह आसपास, बोरीबंदर जगह नाम था। बोरीबंदर से थाने करीब 34 किलोमीटर। जो सबसे पहले इंडिया में ट्रेन चली वो 34 किलोमीटर लंबी 1853 में, और चली वो मुंबई से थाने। उसके बाद ये पहली ट्रेन चलने के बाद ये नहीं कि सिर्फ एक ट्रेन चलाकर जो अंग्रेज गवर्नमेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रुक गए थे। इन्होंने एक रेलवे का बड़ा जाल भेजा।
ये 1910 तक जो रेलवे है इसका एक्सपेंशन इतना हो गया कि पूरे वर्ल्ड में 1910 में जो रेलवे एक्सपेंशन था, रेलवे उस समय तक इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे आज हम कह रहे हैं लेकिन इंडिया की रेलवे हम कह सकते हैं, उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको चला रही थी, वो 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया था। मतलब इतना नेटवर्क बिछा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे के कि पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क था उसको हमारा 4th प्लेस मिला, जिसने काफी एरियाज को कवर किया। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे? पॉजिटिव इफेक्ट रहे कि इससे आपको एक लोअर कॉस्ट का जो है बहुत लोअर कॉस्ट का एक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हुआ। दूसरा क्या हुआ? टाइम सेविंग था, ये बहुत टाइम सेविंग था और रिजनेबल कॉस्ट पर था, सस्ती भी थी उस समय, महंगी ट्रेन नहीं रखी गई। और तीसरा इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो फायदा रहा, अगर इसको सोशल लाइफ में देखें तो ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने में रेलवे का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। उससे पहले लोग बैलगाड़ी वगैरह में ट्रैवल करते थे तो किसी दूसरे कास्ट के लोग के साथ करना नहीं, लेकिन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे में ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ ट्रैवल करना है। तो ये थोड़ा जो कास्ट सिस्टम था उससे इंडिया को थोड़ी सी आज़ादी मिलनी शुरू हुई, ये फायदा रहा। तीसरा फायदा क्या रहा कि इससे जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका ट्रांसफर करना ईजी हो गया। हालांकि वही है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके लिए, इंडिया के लिए उसको कोई यूज़ किया नहीं, फिर भी इतने देश में बड़े बड़े अकाल पहुँचे, अकाल पड़े, फेमिन पड़े, क्योंकि गुड्स का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गुड्स को ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए? अब नेगेटिव इफेक्ट वही है, ब्रिटिश रूल ने जो कुछ किया अपने वेलफेयर के लिए किया। नेगेटिव इफेक्ट क्या रहा कि इससे जो ब्रिटिश रूल है उसको अपने राज्य को और ज़्यादा एक्सपेंशन करने में हेल्प मिली, क्योंकि रेलवे से आप एक जगह कहीं भी अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई इंडियंस है उन्होंने रिबेल किया, विद्रोह किया, तो रेलवे से बहुत जल्दी आर्मी को पहुंचा दिया जाता था। और रेलवे से जब आर्मी को पहुंचाया जा रहा तो बहुत जल्दी उस विद्रोह को ख़त्म कर दिया जाता। तो ये फ़ायदा रहा, तो इंडिया के लिए उसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया के लिए कि इससे जो रॉ मटेरियल है उसका एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो गया। इन्होंने जो रेलवे लाइन बिछाई वो जनरली इस तरह तक बिछाई जो पोर्ट तक जाए, बंदरगाह तक जाए, तो उससे क्या रेलवे से बंदरगाह बहुत इजी सामान चला जाता, बहुत जल्दी सामान चला जाता। और बहुत जल्दी जाने से जो विलेज इकनॉमी है उनकी सेल्फ सफिशिएंसी ख़त्म हो गई, वहाँ से फटाफट रॉ मटेरियल लाया जाता, रेलवे से फिर पोर्ट पे पहुँचाया जाता। तो जो विलेज थे उनकी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो ख़त्म हो गई, वहाँ पे लोग जो है भूखे मरने लगे। तो ये मैं इसके बेनिफिट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि रेलवे जो है उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आप इंडिया के लिए देख रहे हैं कि इंडिया के लिए उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए। तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में हवाई जहाज। एयर ट्रांसपोर्ट में हवाई जहाज, अब हवाई जहाज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान चल चुके थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इंडिया में जो पहली एयरलाइंस थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू नहीं की थी, प्राइवेट एयरलाइंस थी। टाटा एंड सन्स, जिन्होंने यहाँ पे आयरन और स्टील की फैक्ट्री लगाई थी, टाटा और सन्स ने टाटा एयरलाइंस 1932 में शुरू की थी। तो आप कह सकते हो इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो 1932 में शुरू हो गया। तो ये बहुत हैरत है कि आप से सकते हो टाटा का जो इतिहास है वो कितना गोल्डन इतिहास है कि फर्स्ट एयरलाइन चलाने वाली या फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी बोलने वाली जो कंपनी थी वो इंडियन कंपनी थी 1932 में। इसको अभी आप नोट कर सकते हो, इंडिया में फर्स्ट एयरलाइंस टाटा एंड सन्स ने 1932 में शुरू की थी। इससे ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्ट को कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कोई हवाई अड्डे नहीं थे वहाँ डेवलप, कोई बहुत ज़्यादा एरोप्लेन नहीं थे। 1932 मतलब करीब करीब आज़ादी तक आते तक एक आध जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस भी नहीं कह सकते, एरोप्लेन नहीं कह सकते, एयरलाइंस तो सिर्फ एक ही थी टाटा एंड सन्स की, एक एयरलाइंस थी जो एक आध जो है ये जो एयरलाइंस को ऑपरेट, एरोप्लेन को या रूट को ऑपरेट कर रही थी। उसके बाद है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट।
19th सेंचुरी में वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत सोर्स बना किसका, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। लेकिन जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे पे ध्यान दिया उतना ध्यान उन्होंने एक जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर नहीं दिया। रेलवे से वो गांव से सामान इकट्ठा करते, शहरों से सामान इकट्ठा करते, तो रेलवे के कंपैरिजन में उस समय जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। सिर्फ कुछ रीजंस हैं, कुछ पोर्ट हैं, कुछ बंदरगाह हैं जो डेवलप की गई, तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारा उस समय ज़्यादा डेवलप नहीं था। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट उसने सिर्फ और सिर्फ किसने किया, वो इन्वेस्टमेंट उसने रेलवे में किया। वाटर ट्रांसपोर्ट उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं था क्योंकि उनका मेन था कि पूरे इंडिया से सामान कलेक्ट करना, पोर्ट से तो फिर एक साथ ही चला जाता था, तो बहुत ज़्यादा जो पोर्ट है वो उन्होंने ज़्यादा डेवलप नहीं किए। कम्युनिकेशन में फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहे। पॉजिटिव इफेक्ट कम्युनिकेशन में पोस्ट और टेलीग्राम सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इंडिया में पोस्टल सर्विस के लिए पिजन्स या फिर आपके पास हॉर्सेस का यूज किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद पूरे पोस्ट और टेलीग्राफ जो डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत हुई। जो एक्सपेंसिव सिस्टम था टेलीग्राफ का, बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम था, लेकिन वो किया गया। और उस टेलीग्राम सिस्टम को स्टैब्लिश करने का मेन रीजन क्या था, इंडिया में लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल करना, कि अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है टेलीग्राम के माध्यम से बहुत जल्दी जो है वो अपने हायर ऑफिसर उनको इन्फॉर्म कर सके। टेलीग्राम सर्विस जो शुरू की गई, टेलीग्राफ जो सर्विस थी वो आम लोगों के लिए नहीं थी, आम लोगों के लिए बहुत बाद में हुआ। लेकिन फिर भी जब 1947 में इंडियन गवर्नमेंट जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ से गई तो हमारे पास एक पोस्टल सर्विस का एक बहुत अच्छा खासा नेटवर्क था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हमने उसको यूज़ किया, बाद में उसको पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ किया गया। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए थी, एट द टाइम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो आपके अंग्रेजों के जो पैम्पर ग्रुप था, जमींदार वगैरह था, तो उस तरह की सर्विस के लिए उनको यूज़ करने के लिए कहा जाता था। मतलब वो सर्विस यूज़ कर सकते थे, लेकिन आम आदमी के लिए वो जो सर्विस है वो सर्विस जो है वो नहीं थी। और जो टेलीग्राफ सर्विस थी वो उसमें बहुत बहुत महंगी थी, ज़्यादा सस्ती नहीं थी, आम आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आप ये कह सकते हो कि कम से कम ये आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो रहा। पॉजिटिव इफेक्ट कैसे रहा कि टेलीग्राफ कैसे भेजे जाते हैं, तो उसमें तो आप देखिए काम करने वाले इंडियंस नहीं थे, सारे इंडियंस ही काम कर रहे थे। बिल्कुल हायर जो रेट था उस हायर रेट के ऊपर ही जो हायर ऑफिसर्स होते थे वही ब्रिटेन से आते थे। जो आपकी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब है वो तो सिर्फ इंडियंस ही करते थे। तो उस समय इंडियंस को बहुत अच्छे से इन पोस्टल सर्विस को हैंडल करना है। फिर कम्युनिकेशन में आपके पास जो है टेलीफोन सिस्टम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इस्टेब्लिश हुआ। और टेलीफोन जो सर्विस है उसका भी एक अच्छा खासा नेटवर्क जो है इंडिया के पास था। हालांकि ये शुरुआत जो की थी वो शुरुआत इसलिए थी कि ब्रिटेन से बात हो उसके, या जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो अपनी फैमिली को ब्रिटेन में छोड़कर या रहने के लिए आए हैं उनके ऊपर जो है जो उनको अगर अपनी फैमिली से बात करनी है तो वो अपनी फैमिली से बात कर सकें। इसके लिए इन्होंने टेलीग्राम जो सर्विस है या इन्होंने टेलीफोन सर्विस है ये सब शुरू की थी, या अपने हायर ऑफिसर से उनसे बात हो सके, वो जल्दी से कमांड दे सकें, कमांड देने के साथ साथ उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सारी सर्विस अफवाह जो हुई थी वो हमारी हुई थी। लेकिन आप ये कह सकते हो उसके बावजूद भी हमारे पास एक अच्छा खासा जो सिस्टम है वो एक उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास एक अच्छा खासा सिस्टम जो है वो डेवलप था। लेकिन ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं था कि सारे इंडियंस को, मतलब इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ये रेशो बहुत कम था।
तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कंक्लूजन, हम इसको लास्ट में कंक्लूजन देना चाहें इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कहेंगे कि और चीज़ों को देखते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एरिया था जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि अभी बताया वो इन्वेस्टमेंट सारा सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया था, लेकिन जब वो यहाँ से गए तो वो अपने साथ ऐसा कुछ लेके नहीं गए। तो हमें रोड का, रेलवे का, वाटर ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन ग्रुप में टेलीग्राफ सर्विस वगैरह का एक अच्छा खासा नेटवर्क मिला, जो हमारे लिए बेस का काम जिसने किया, और उस बेस के ऊपर आगे हम उन सेवाओं का विस्तार करते चले। तो अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल अगर हमें करना है, तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट आप इसमें जो है वो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट अगर आप डालेंगे तो इसमें पॉजिटिव रूल्स के काफ़ी मिल जाए। इस क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे। अब नेगेटिव इफेक्ट तो हम कर ही रहे हैं, अलग से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। लेकिन वो साथ साथ क्या है कि बाद में जब क्वेश्चन समझाऊंगी, समअप करूंगी, तो उसमें फिर ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास। यहाँ कम्युनिकेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एक एजुकेशन का पॉइंट भी डाल सकते हो। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही मिला। इंडिया में उस समय मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं था। अब इंडिया में मॉडर्न स्कूलों की स्थापना हुई। इन मॉडर्न स्कूलों में फिर वही आम आदमी के लिए नहीं थे, बहुत लग्जरी एलीट क्लास और उसी के बच्चे इनमें पढ़ते थे, जमींदारों के बच्चे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जिनकी अपॉइंटमेंट यहाँ हो रही थी, वो अपॉइंटमेंट यहाँ हो रही थी। तो उस अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ जब उनकी फैमिली भी आती थी तो उन फैमिली के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन देने के लिए, जो समाज के बहुत अमीर लोग हैं उनके एजुकेशन देने के लिए प्रॉपर एक हमारे पास एक स्कूल सिस्टम, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत थोड़े बहुत जो स्कूल हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो इस समय तक स्टैब्लिश हो चुका था। तो इस तरह से ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा। अब हमारे दो जो एरियाज, एक एरिया और हमारा सिर्फ रह गया और फिर उसके बाद कंक्लूजन डेमोग्राफिक कंडीशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डेमोग्राफिक कंडीशन।